दोस्तों, किसी भी इन्वेंशन का मेन मकसद क्या होता है? लोगों की भलाई। लेकिन क्या होगा अगर कोई साइंटिस्ट या उसका इन्वेंशन लोगों की जान पर ही उठ जाए? अगर ऐसा गलती से हुआ तो भी एक बार समझ में आ सकता है, लेकिन अगर कोई साइंटिस्ट जानबूझकर ऐसा करे ये जानते हुए भी कि उसका इन्वेंशन एक नहीं बल्कि हजारों लोगों की जान ले सकता है, तो हम उस साइंटिस्ट को क्या कहेंगे? साइंटिस्ट या साइको मर्डरर? आज एक ऐसे ही संघ के साइंटिस्ट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसने ये जानते हुए भी कि उसके द्वारा खोजी गई चीज के इस्तेमाल से लोगों के हेल्थ और दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है, पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है, वो अपना काम करता गया और चुपचाप तमाशा देखता गया। बात है 1908 की, जब डेट्रॉइट शहर में एक दिन एक महिला अपनी कार से कहीं जा रही थी कि अचानक उसकी कार बंद पड़ती है। अब उस समय कार में फ्यूल इतना एडवांस नहीं हुआ करता था कि गाड़ी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए। उस समय की कार को स्टार्ट करने के लिए एक हैंडल को जोर से घुमाना पड़ता था, इसे क्रैंक सिस्टम कहते थे। उस आदमी ने ये सोचा कि कुछ मिनटों में वो ये काम करके उस महिला की मदद कर देगा और अपने रास्ते चला जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था उस महिला की कार उसकी जान लेने वाली है। उस हैंडल को घुमाते घुमाते अचानक इंजन स्टार्ट हो गया और वो हैंडल उल्टा घूमकर उस आदमी के जबड़े पर जोर से लगा। वो चोट इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही दिनों में उस आदमी की अस्पताल में मौत हो गई। मरने वाले आदमी थे बायरॉन कार्टर, जो कोई मामूली आदमी नहीं थे। इत्तेफाक से वो कार्टर कार कंपनी के मालिक थे और हेनरी लेलैंड के बहुत अच्छे दोस्त। इत्तेफाक से हेनरी लेलैंड भी कैडिलैक कंपनी जैसी एक बहुत बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मालिक थे। लगता है बायरॉन कार्टर की कुर्बानी वेस्ट नहीं जाने वाली थी। हेनरी लेलैंड ने जल्द ही अपनी दोस्त की मौत की वजह बने क्रैंकिंग सिस्टम को कार से उखाड़ फेंकने की सोची और एक इंजीनियर चार्ल्स कैटरिंग को हायर करके उसे सेल्फ स्टार्ट कार बनाने की चुनौती दी। 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद 1911 में एक ऐसी कार बनकर तैयार थी जो दुनिया की पहली क्रैंकलेस कार थी और सेल्फ स्टार्ट हो सकती थी। इस कार को नाम दिया गया कैडिलैक 13। लेकिन अभी भी दिक्कतें खत्म नहीं हुई थी। ये कार आवाज बहुत ज्यादा करती थी। एक पावरफुल कार तो बनकर तैयार थी, लेकिन उसके मुकाबले का फ्यूल अभी तक नहीं बना था। तो हेनरी लेलैंड ने इस डिमांड को भी ध्यान में रखकर थॉमस मिजली नाम के एक होनहार इंजीनियर को एक ऐसा एफिशिएंट फ्यूल बनाने का काम दिया जिससे साउंड नॉइज की दिक्कत खत्म हो जाए। और यही से शुरू हुआ खूनी खेल। थॉमस मिजली अपने काम में लग गए। उन्होंने कई अलग अलग तरह के फ्यूल बनाए, उनकी टेस्टिंग ली और 2 साल तक चले इस सिलसिले के बाद आखिरकार उन्होंने एक ऐसा फ्यूल बनाया जो काफी स्टेबल था और जिसके इस्तेमाल से इंजन के साउंड नॉइज की भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी। इस फ्यूल का नाम था टेट्रा इथाइल लेड। नाम सुनकर अभी भी आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि ये फ्यूल कितना खतरनाक था, तो ये जान लीजिए कि लेड आज लगभग सारे देशों में बैन है। सिर्फ कुछ खास कंडीशन में ही इसका इस्तेमाल करने की परमिशन होती है। ये इतना खतरनाक है। ऐसा नहीं है कि उस वक्त लेड के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को ही पता था और इसके डेंजरस इफेक्ट्स साबित नहीं हुए थे। इसीलिए इस फ्यूल में लेड होने पर लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक कि इस फ्यूल का नाम भी मिजली ने इथाइल रखा ताकि लोगों का ध्यान लेड की तरफ ना जाए। जल्दी से उन्होंने कई टॉप ऑयल कंपनीज के साथ डील साइन की और देखते ही देखते ये फ्यूल काफी पॉपुलर हुआ और थॉमस मिजली लाखों में कमाने लगे। मार्केट में इस फ्यूल की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा करने के लिए न्यू जर्सी में एक प्लांट खोला गया। अब लेड कितना खतरनाक होता है और लोगों को कितनी आसानी से अपना शिकार बना सकता है, इस बात से जान लीजिए कि प्लांट के खुलने के कुछ महीनों के बाद ही इस शहर के लोग बीमार पड़ने लगे और कुछ लोगों की मौत भी हुई, जिनमें से ज्यादातर इसी कंपनी में काम करने वाले मजदूर थे। मीडिया ने इस प्लांट पर और इसमें बनने वाले फ्यूल पर सवाल उठाने शुरू किए। मीडिया को चुप करने की एक नाकाम कोशिश करने के लिए थॉमस मिजली मीडिया के सामने आए और उन्होंने अपना बनाया हुआ फ्यूल करीब 1 मिनट तक सूंघा और यह दावा किया कि यह फ्यूल बिल्कुल सेफ है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके मौत की वजह भी यह फ्यूल ही बनने वाला था। थॉमस मिजली भी शहर के बाकी लोगों की तरह लेड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, क्योंकि लेड एक ऐसा घटक था जो बॉडी में जाकर हमारे हड्डियों में डिपॉजिट होता था और धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचाता था। सिर्फ हड्डियों पर ही नहीं, बल्कि लेड दिमाग में मौजूद न्यूरॉन्स को भी टारगेट करता है और उनको भी कमजोर करता है। धीरे धीरे लोग समझने लगे थे कि लेड काफी डेंजरस कंपोनेंट है और थॉमस मिजली की कंपनी में बन रहे फ्यूल में लेड मौजूद है।
लेकिन उसकी कंपनी ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। और जो कंपनी खुद लाखों में कमा रही थी, कई लोगों का रोजगार थी, तो इसीलिए इस कंपनी को या इस फ्यूल के इस्तेमाल को रोका नहीं गया। अगले 50 सालों तक दुनिया की हजारों गाड़ियों में यह फ्यूल इस्तेमाल होता रहा और वो गाड़ियां एनवायरनमेंट में लेड छोड़ती गई और लोग उसे अपनी सांस के जरिए शरीर में लेते रहे। बाद में 1944 में क्लेयर पैटरसन नाम के एक यंग स्टूडेंट थे जो अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। उनका प्रोजेक्ट था हमारी पृथ्वी की आयु का पता लगाना, और इस प्रोसीजर में वो शहर में मौजूद पत्थरों में लेड के प्रपोर्शन के हिसाब से उन पत्थरों का भी एज निकाल रहे थे। उन्होंने अपने रिसर्च में पाया कि शहर में मौजूद पत्थरों में लेड की मात्रा काफी ज्यादा थी। उन्हें शक हुआ कि वातावरण में इतना सारा लेड कहां से आया। इस रिसर्च ने जैसे जोर पकड़ा, कई लोग इसमें जुड़ गए और ये काफी सीरियस मामला बन गया। रिसर्चर्स की टीम ने हाल ही में मरे कुछ लोगों की हड्डियों में मौजूद लेड की तुलना 2000 साल पुरानी इजिप्शियन ममीज से की, तो नतीजे चौंकाने वाले थे। उन प्राचीन ममीज के मुकाबले शहर के लोगों की हड्डियों में 1000 गुना ज्यादा लेड मौजूद था। जैसे ही ये बात बाहर निकली, लेड के हमारे शरीर पर होने वाले दुष्परिणामों पर रिसर्च शुरू हुआ और तब जाकर ये बात साबित हुई कि लेड कितना खतरनाक होता है। रिसर्च में एक और बात सामने आई थी कि लेड की वजह से मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ता है, और अमेरिका में 1940 से लेकर 1980 तक क्राइम रेट भी काफी ज्यादा था, जिसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि लेड ही था। जैसे ही लेड की असलियत दुनिया के सामने आई, धीरे धीरे सारे देशों ने इसका इस्तेमाल बंद किया। जापान वो पहला देश था जिसने 1986 में इस लेडेड फ्यूल का इस्तेमाल बंद किया था। लेड की असलियत समझने के लिए लाखों लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, जिसका अकेला जिम्मेदार था थॉमस मिजली, जिसकी हरकत किसी आतंकवादी से कम नहीं थी। चलो आपको थोड़ा और पीछे लेकर जाते हैं। जब थॉमस मिजली ने ये लेड वाला फ्यूल बनाया था और उसकी पूरी दुनिया में काफी चर्चा हो रही थी, तभी उसकी होशियारी देखकर उसे एक और काम पर लगाया गया, एक और ऐसा इन्वेंशन जो फ्रिज का बिजनेस बढ़ाने वाला था। दरअसल उस समय फ्रिज में जिस गैस का इस्तेमाल होता था वो काफी जहरीला था, तो थॉमस मिजली को ऐसा गैस बनाने की जिम्मेदारी दी गई जो जहरीला ना हो। एक बार फिर से थॉमस मिजली की होशियारी काम आई और उन्होंने बना दिया डाइफ्लोरोमीथेन, एक ऐसा गैस जिसने रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री का प्रॉब्लम सॉल्व किया। लेकिन किसी को पता नहीं था कि लेडेड फ्यूल से पृथ्वी के सारे इंसानों की जान खतरे में डालने वाला ये आदमी इस बार पूरी पृथ्वी को ही खत्म करने निकला था। दरअसल डाइफ्लोरोमीथेन हम इंसानों के लिए जहरीला नहीं होता है, उसका टारगेट हमसे भी बड़ा होता है। ये गैस हवा से भी हल्का होता है, जिसकी वजह से फ्रिज से निकलने के बाद ये गैस वातावरण के स्ट्रेटोस्फीयर में जाकर बसता है और धरती के ओजोन लेयर को डैमेज करता है। लेकिन अभी इस गैस का ये भयानक दुष्परिणाम जो मैंने आपको बताया, ये हम आज जानते हैं, लेकिन उस वक्त ये किसी को नहीं पता था कि ये गैस ऐसा कुछ कर सकता है, और इसीलिए उस समय रेफ्रिजरेटर में इस गैस का इस्तेमाल शुरू हुआ और अगले कई सालों तक ये इस्तेमाल चलता रहा। इस गैस ने धरती का ओजोन लेयर इस हद तक डैमेज किया है कि आज तक वो नुकसान नहीं भरा, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही ये ओजोन लेयर का डैमेज रिवर्स होगा, क्योंकि आज थॉमस मिजली का ये गैस और लेडेड फ्यूल दोनों का इस्तेमाल बंद हो चुका है। लेकिन इस अकेले इंसान ने इंसानियत का और हमारी पृथ्वी का जितना नुकसान किया है, उतना नुकसान ना कभी किसी ने किया था और ना ही कभी कोई कर पाएगा। उम्मीद है ये एपिसोड आपको पसंद आया हो। अगर हाँ तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।